मोस्ट वेलकम इन आईआईटी रुड़की केमिस्ट्री वाले की क्लास में। आप टाइप कर सकते हैं आईआईटी रुड़की केमिस्ट्री क्लासेस, आपको मिल जाएगा। और ऑल्सो आप डाउनलोड कर सकते हैं www.thompsonclasses.com। और आप मुझे स्मार्ट टीवी पे भी देख सकते हैं, डेस्कटॉप पे देख सकते हैं। आप सब जानते हो, पढ़े लिखे इंसान हो। तो हम लास्ट टाइम एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे आईआईटी और मेडिकल का। बहुत जल्दी मैं एक क्वेश्चंस की मोल कंसेप्ट और एटॉमिक स्ट्रक्चर सबके चैप्टर बाई आईआईटी में आए हुए क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ, राइट ना। तो नाउ वी हैव स्टार्टेड, मतलब आईआईटी जी का कंप्लीट मॉडल पेपर और एआईबीएमटी का कंप्लीट मॉडल पेपर सॉल्व करने वाला हूँ बहुत जल्दी आपके सामने। तो फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड क्वांटम नंबर से रिलेटेड टॉपिक दैट इज कॉल्ड एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो आज एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं क्वांटम नंबर। देखिए, क्वांटम नंबर के बारे में जानने से पहले आपको एक बात पता है। यस, आई एम यूज पेंसिल टुडे। आप जानते हो कि स्कूल होता है, राइट ना। स्कूल में क्या होते हैं बता सकते हो? स्कूल में क्लास होते हैं। क्लास में क्या होता है बताओगे? सेक्शन। और सेक्शन में कौन रहते हैं बताइए? स्टूडेंट। स्टूडेंट। तो अगर मुझे किसी स्टूडेंट तक जाना है तो मुझे ये पता होना चाहिए वो किस स्कूल में है, उस स्कूल के किस क्लास में है, उस क्लास के किस सेक्शन में है, और सेक्शन में उसका नाम क्या है। तो मैं वहां तक उस तक पहुंच सकता हूँ। क्लियर है ना? स्कूल, क्लास, सेक्शन, स्टूडेंट। अगर मुझे ये सारी चीजें पता है तो मैं इजीली वहां तक पहुंच सकता हूँ। क्या क्या पता होना चाहिए मुझे? स्कूल, क्लास, सेक्शन और स्टूडेंट पता होना चाहिए। राइट। राइट। आप सब जानते हो, ठीक है ना। तो अगर मुझे, मैं बाहर से आ रहा हूँ तो मुझे ये पता होना चाहिए वो इंडिया में रहता है। इंडिया के मान लेते हैं यूपी स्टेट में रहता है, यूपी स्टेट के मेरठ सिटी में रहता है। और मेरठ सिटी का मान लेते हैं शास्त्री नगर ब्लॉक में रहता है। शास्त्री नगर ब्लॉक मेरठ में एक जगह है, मैं भी मेरठ का रहने वाला हूँ। तो शास्त्री नगर ब्लॉक में रहता है और उसके घर का एड्रेस। तो हम जा सकते हैं, इस तरह से हम किसी के एड्रेस तक पहुंच सकते हैं, किसी के स्कूल के क्लास में पहुंच सकते हैं। इसी प्रकार से हमें यह पता करना हो सोडियम का 10th इलेक्ट्रॉन किस सेल में है, किस सबसेल में है, किस ऑर्बिटल में है, और ऑर्बिटल में क्लॉक बाई मोशन में है या एंटी क्लॉक बाई मोशन में है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, आपने कहा था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर मोशन करता है। तो मैंने आपसे पूछा था क्लॉक बाई मोशन है या एंटी क्लॉक बाई मोशन है, यानी कि किस क्लॉक बाई मोशन में है या एंटी क्लॉक बाई मोशन में है। इसके लिए हमें एक नंबर की जरूरत पड़ती है, इसको क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर आर दोस नंबर विच डिफाइन कंप्लीट एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। Quantum number are those number which define complete address of electron. It define complete address of electron. Right? इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट एड्रेस बताता है, और जो इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट एड्रेस बताता है उसे कहते हैं क्वांटम नंबर। क्लियर है ना? जैसे पहले क्या होते थे, पोस्टमैन हुआ करते थे, डाकिया हुआ करते थे, वो आपके घर का एड्रेस बताते थे। आजकल तो मोबाइल फोन से ही हम कहीं पर पहुंच जाते हैं, राइट ना। ये तो कंडीशन कहलाता है। तो लेकिन केमिस्ट्री में क्या है? क्वांटम नंबर है जो ये बताएगा सोडियम का 7th इलेक्ट्रॉन किस सेल में है, किस सबसेल में है, वहां पे उसकी एनर्जी क्या है, न्यूक्लियस से उसका डिस्टेंस क्या है, वेलोसिटी क्या है, एवरीथिंग डिफाइन करेगा क्वांटम नंबर। तो जैसे स्कूल में क्लास होता है, क्लास में सेक्शन होता है, सेक्शन में स्टूडेंट होता है, 4 पार्ट में। ऐसे ही हम होल क्वांटम नंबर को 4 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। होल क्वांटम नंबर को किस में डिवाइड कर रहे हैं? 4 पार्ट में। तो यहाँ पे क्वांटम नंबर के टाइप्स क्या है? तो 4 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड सेल। पहले को क्या बोलते हैं? सेल। सेकेंड इज कॉल्ड सबसेल। सेकंड को क्या बोलते हैं? सबसेल। थर्ड इज कॉल्ड सेल सबसेल ऑर्बिटल। और फोर्थ इज कॉल्ड, बताएंगे, सेल सबसेल ऑर्बिटल। और फोर्थ किसको रिप्रेजेंट करता है? इलेक्ट्रॉन की स्पिन को। इलेक्ट्रॉन स्पिन को, स्पिन मतलब डायरेक्शन को, राइट। तो यही तो रिप्रेजेंट करता है। तो सेल के बारे में, जैसे सेल के बारे में जो क्वांटम नंबर बताता है, सेल के बारे में जो क्वांटम नंबर बताता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं एन से। सबसेल के बारे में जो बताता है उसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑर्बिटल के बारे में जो बताता है उसको एम से रिप्रेजेंट करते हैं। और स्पिन के बारे में जो बताता है उसे एस से रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे ये सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। क्या है? एक दूसरे के। यानी कि एन की वैल्यू
क्या हो सकती है? n की वैल्यू हो सकती है 0, हो सकती है? बताइए, n इज 0 पॉसिबल? नो सर, एनी जीरो इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि सेल की स्टार्टिंग किससे होती है? के एल से। यानी कि एन कितनी हो सकती है इसकी वैल्यू? चलिए बोलिए। इसकी वैल्यू हो सकती है 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, कहां तक? इनफाइनाइट तक। आप जानते हो एल की वैल्यू क्या होगी? एल की वैल्यू एन पे डिपेंड करती है इसकी वैल्यू। हाँ, इसकी जीरो से लेके स्टार्ट होगी और एन माइनस वन तक होगी, 0 to n-1। और m की वैल्यू l पे डिपेंड करेगी, तो m की वैल्यू कितनी होगी? -L to +L, ये रहा। और s की वैल्यू कितनी होगी? प्लस माइनस हाफ। प्लस हाफ मतलब क्लॉक बाई और माइनस हाफ मतलब एंटी क्लॉक बाई, राइट ना? यही तो हम मानते हैं, प्लस हाफ मतलब क्लॉक बाई और माइनस हाफ मतलब एंटी क्लॉक बाई, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। ठीक है ना, क्लासिकल फिजिक्स आप जानते हो। ओके, वैसे एक क्वेश्चन भी आई थी में आया था कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ प्लस हाफ एंड माइनस हाफ, का क्या मीनिंग होता है अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिकल मॉडल। आपको दोनों मॉडल के अकॉर्डिंग बताना है कि प्लस हाफ माइनस हाफ का मीनिंग क्या होता है, क्वांटम के अकॉर्डिंग क्या होता है, क्लासिकल के अकॉर्डिंग क्या होता है। ये आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है। मैं हर टॉपिक में बीच में एक क्वेश्चन आपसे पूछता रहता हूँ, और मैंने आपसे अभी भी पूछा कि ये बताएंगे इलेक्ट्रॉन क्लॉक बाई मोशन करता है, एंटी क्लॉक बाई। फिलहाल ये चार नंबर है, एक सेल के बारे में बताता है, एक सबसेल के बारे में, एक ऑर्बिटल के बारे में, इलेक्ट्रॉन की स्पिन के बारे में। एक को एन से रिप्रेजेंट करते हैं, एल से, एम से, एस से। एल एन की वैल्यू 1 2 3 4 दो इंफिनाइट होता है। एल की वैल्यू एन पे डिपेंड करती है, 0 to n-1। एम की वैल्यू -L to +N होती है, और एस की वैल्यू प्लस माइनस हाफ कुछ भी हो सकता है। क्लियर? तो बताएंगे इसके बारे में कौन सा क्वांटम नंबर बताता है? दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसके बारे में बताता है? आपके पास सेल के बारे में। ओके, सेल को हम ऑर्बिट के नाम से भी जानते हैं, अकॉर्डिंग टू बोहर। एन की वैल्यू दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय के एल एम डॉट डॉट डॉट, आप जानते हो। तो ये से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है। और अगर सबसेल के बारे में कौन बताता है? बोलिए। सबसेल के बारे में जो साइंटिस्ट बताता है, कौन बताता है? एंगुलर क्वांटम नंबर। दिस इज कॉल्ड एंगुलर क्वांटम नंबर। यस यस, बिल्कुल राइट। स्नेहा बोलो। यस, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एजीमुथल क्वांटम नंबर। राइट, बिल्कुल आप करेक्ट है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एजीमुथल क्वांटम नंबर। और बताइए, एक्चुअली में एम से किसको रिप्रेजेंट करते हैं सर? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। गुड, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय एम। अच्छा चलिए, और लास्ट स्पिन को कौन रिप्रेजेंट करता है? चलिए कर देते हैं स्पिन को। स्पिन क्वांटम नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है ना? तो ये कुल मिला के चार क्वांटम नंबर होता है। फर्स्ट इसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकंड इसको एंगुलर या एजीमुथल क्वांटम नंबर, थर्ड इसको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, फोर्थ इसको स्पिन क्वांटम नंबर। तो आप डेफिनेशन दे सकते हो, क्वांटम नंबर आर दोस नंबर which define complete address of electron. It also tells about cell, subcell, orbital, electron spin direction, and also tells about energy, radius, velocity. That is a more than information देता है क्वांटम नंबर। मैंने कहा ना कि ये एक तरह से पोस्टमैन है, ये पोस्टमैन का काम कर रहा है या मोबाइल फोन का काम कर रहा है, राइट। और जैसे स्कूल में क्लास होता है, क्लास में सेक्शन, सेक्शन में स्क्वायर, ऐसे सेल के अंदर सबसेल, ऑर्बिटल और इलेक्ट्रॉन स्पिन। सेल के बारे में जो क्वांटम नंबर डिफाइन करता है प्रिंसिपल का अंदर, तो आप कहेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दोस नंबर विच डिफाइन सेल एंड ऑर्बिट, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन। एन की वैल्यू क्या होगी? 1 2 3 इनफाइनाइट। एंगुलर क्वांटम नंबर आर दोस नंबर विच डिफाइन सबसेल, और आपके पास सबसेल इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एल, और एल इज इक्वल टू 0 to n-1। यानी कि एजीमुथल क्वांटम नंबर वो होता है जो सबसेल और ओरिएंटेशन ऑफ सबसेल बताता है, शेप ऑफ सबसेल बताता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो ऑर्बिटल बताता है और ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन बताता है। और इसके बाद स्पिन क्वांटम नंबर जो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन बताता है, क्लॉक बाई डायरेक्शन मतलब प्लस हाफ, एंटी क्लॉक बाई डायरेक्शन मतलब माइनस हाफ। और ये कुल मिला के चार क्वांटम नंबर होते हैं। तो क्वांटम नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो कंप्लीट एड्रेस डिफाइन करता है, किसका? इलेक्ट्रॉन की। जो इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट एड्रेस डिफाइन करता है, दैट इज कॉल्ड क्वांटम नंबर। इससे रिलेटेड टॉपिक अब हम डिस्कस करते हैं या इसको वन बाय वन स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले इसको क्लियर करते हैं। अब हम बात करते हैं कि जब हम वन बाय वन स्टडी करते हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं क्वांटम नंबर की। क्वांटम नंबर की
तो देखिए क्वांटम नंबर को अगर हम डिफाइन करें तो आप क्या कहोगे? क्वांटम नंबर आर दोज नंबर विच डिफाइन complete address of electron. It also tells about cell, subcell, orbital, energy, radius, velocity, etc. That is called quantum number, है ना? Complete address of electron. तो quantum number are those number, एक बार इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए. Quantum number are those number, quantum number are those number which define complete address of electron. It also tells about cell, orbit, subcell, orbital, electron spin, energy, radius, velocity, etc. मतलब कंप्लीट डेफिनेट डिफाइन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज कॉल्ड क्वांटम नंबर. अब क्वांटम नंबर को कुल मिला के 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट यहां पे डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. फर्स्ट इज कॉल्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. सेकेंड यहां पे डिफाइन करेंगे एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर. थर्ड यहां पे डिफाइन करेंगे कौन सा? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. और फोर्थ यहां पे डिफाइन करेंगे कौन सा? स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर. दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय एस, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय एम, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय एल और दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन. ये चार क्वांटम नंबर के बारे में पढ़ेंगे. बताएंगे किस किस साइंटिस्ट का थ्योरी है. यस, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज गिवन बाय निल्स बोहर. यस, मिस्टर एन बोहर की थ्योरी है, निल्स बोहर. और ये किसने दिया था? सर एक्चुअली में सोमरफेल्ड ने. यस, सोमरफेल्ड है, सोमरफेल्ड थ्योरी है. और ये किसने दिया था? सर लिंडे नाम के एक साइंटिस्ट ने दिया था. और बता सकते हो स्पिन क्वांटम नंबर किस साइंटिस्ट ने दिया था? ये आपके लिए छोड़ देता हूं. वैसे तो साइंटिस्ट का नाम नहीं पूछा जाता है, लेकिन स्पिन क्वांटम नंबर किस साइंटिस्ट ने दिया था, ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देता हूं. फिलहाल हम वन बाय वन इस क्वांटम नंबर के बारे में डिफाइन करेंगे. प्रिंसिपल क्वांटम सेल, सेल इज रिप्रेजेंटेड बाय, आप जानते हैं 1 2 3 4 डॉट 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 के एलिमेंट, के एलिमेंट. और सबसेल कौन से होते हैं? एस पी डी एफ. बताएंगे एस का फुल फॉर्म क्या है, पी का फुल फॉर्म, डी का और एफ का फुल फॉर्म. एस वर्ड कहां से लिया गया है? और एक्चुअली में ऑर्बिटल, आप जानते हो एस में कितने ऑर्बिटल होते हैं? एक. पी में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3. डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं? चलिए बताइए. 1 2 3 4 5. और एफ में कितने होते हैं? सर एफ में 7 होते हैं. यस, एफ में 7 ऑर्बिटल होते हैं. और चलिए एफ का भी बना ही देते हैं. एफ में 1 2 3 4 5 6 7, राइट ना. और स्पिन क्वांटम नंबर 2 होते हैं, प्लस हाफ दिस इज कॉल्ड क्लॉक बाई, और माइनस हाफ दिस इज कॉल्ड एंटी क्लॉक बाई, राइट ना. तो ये इंफॉर्मेशन बताता है. अब इसको वन बाय वन स्टडी करते हैं. हम सबसे पहले डिफाइन करते हैं यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिफाइन करें तो देखिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है. तो यहाँ पे हम फर्स्ट क्वांटम नंबर लेते हैं प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. तो हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिफाइन करें तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आर दोज नंबर विच डिफाइन सेल या ऑर्बिट, राइट ना. हम ये कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या कहलाता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आर दोज नंबर, दोज नंबर, दोज नंबर which which tells about, टेल्स अबाउट किसके बारे में? सेल के बारे में या ऑर्बिट के बारे में. जो सेल या ऑर्बिट के बारे में बताता है दैट इज को प्रिंसिपल. प्रिंसिपल आप जानते हो, आपके स्कूल का प्रिंसिपल नंबर 1 पे वही रहता है. तो भाई वो पूरे स्कूल को रिप्रेजेंट करता है. तो यहां भी प्रिंसिपल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑर्बिट को. भाई न्यूक्लियस के बाहर क्या है? ऑर्बिट है. तो भाई मेन क्या हुआ? ऑर्बिट. तो ये तो प्रिंसिपल है. तो प्रिंसिपल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑर्बिट को, राइट ना. तो दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय ऑर्बिट. तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, भाई प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, रिप्रेजेंटेड बाय, बोलिए रिप्रेजेंट किससे करते हैं? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एन. इसको रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल एन से. तो अगर स्मॉल एन से रिप्रेजेंट किया जाता है इसको, तो एन की वैल्यू क्या होगी? एन की वैल्यू होगी 1 2 3 डॉट डॉट डॉट. यानी कि दैट इज कॉल्ड के, दैट इज कॉल्ड एल, दैट इज कॉल्ड एम, दैट इज कॉल्ड एन डॉट डॉट डॉट. ये रहा, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन से रिप्रेजेंट करते हैं. और इसको कैसे लिखा जाता है? 1 2 3 4. तो ये ऑल्सो क्या बताता है? इट ऑल्सो डिफाइन,
इट ऑल्सो डिफाइन, ये केवल ऑर्बिट को ही नहीं करता, ऑल्सो डिफाइन, क्या क्या डिफाइन करता है? फर्स्ट पॉइंट, टोटल इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट, ये बताता है किसी ऑर्बिट में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। बताइए किसी भी ऑर्बिट में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं? 2n², आप जानते हो, क्योंकि इसमें भी n आया, तो ये भी कौन डिफाइन करेगा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो n² मतलब n इक्वल टू 1 रख दे तो k सेल आ जाएगा, दैट इज इक्वल 2 इलेक्ट्रॉन। n इक्वल टू 2 रख दे तो जो 4 के l सेल आ जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन। n इक्वल टू 3 आ जाए, 3 3 9 तो 18 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा के एल एम में, 18 इलेक्ट्रॉन। n इक्वल टू 4 आ जाए तो क्या आ जाएगा? बोलिए, के एम एन एन 32 इलेक्ट्रॉन्स। इस तरह से चलता रहेगा। ये रहा, ये डिफाइन करता है टोटल इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट। और किसी भी ऑर्बिट में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होता है? 2n² होता है। तो जिसमें भी n आता है उन सब के बारे में एक्चुअली में कौन बताता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसके अलावा ये और सेकेंडरी क्या दिखाता है बताइए? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट बताता है। इसके अलावा न्यूक्लियस से ऑर्बिट का डिस्टेंस बताता है, दैट इसको रेडियस, रेडियस बताता है। किसका? रेडियस ऑफ एंड ऑर्बिट का, भाई साहब, ऑर्बिट का, यानी कि सेल का रेडियस बताता है। न्यूक्लियस से सेल की डिस्टेंस कितनी है, पहला सेल कितने डिस्टेंस पे है, दूसरा कितने डिस्टेंस पे है, तीसरा कितने डिस्टेंस पे है, चौथा कितने डिस्टेंस पे है, दैट इज डिफाइंड बाय प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। कैसे? एक फार्मूला बताता है, देखिए ये रहा, 0.529 n² बाई जेड, दिस इज ए फार्मूला। इस 0.529 को आप चाहो तो आर नोट भी लिख सकते हो, तो n² बाई जेड। यूनिट क्या है इसका? दैट इज एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम में बताता है रेडियस का फार्मूला 0.5। एन क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ सेल। और जेड क्या है यहाँ पे? एटॉमिक नंबर। जेड क्या है यहाँ पे? एटॉमिक नंबर। यहाँ पे जेड किसको डिफाइन कर रहा है? एटॉमिक नंबर को, दैट इज रेडियस फार्मूला। ठीक है ना? ये 0.529 वैल्यू कहां से आया? तो ये वैल्यू आया, इसको याद कर लीजिए। देखिए, नारायण 2, हरि 2, चारपाई 2, मुझे जरा इसे दो, दैट इज एंगस्ट्रॉम। एन क्या है? नंबर ऑफ सेल। एच क्या है? प्लांक कांस्टेंट। एच क्या है? प्लांक कांस्टेंट। एच की वैल्यू कितनी होती है? 6.6 इंटू 10⁻⁴ जूल सेकेंड। यस, बहुत अच्छे। पाई क्या है? 22/7। पाई में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं सर? इनफाइनाइट, राइट ना? एम क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। जेड क्या है? एटॉमिक नंबर। ई क्या है? चार्ज ऑफ पार्टिकल, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन सब की वैल्यू रख दिया जाए तो वैल्यू कितना फाइंड करके आ जाता है? 0.529। दैट इसको रेडियस फार्मूला। आप देखो तो ये हमारा न्यूक्लियस है, इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, ये फर्स्ट सेल है, ये सेकंड सेल है, ये थर्ड सेल है, ये डॉट 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 इनफाइनाइट सेल है, एन इक्वल टू इनफाइनाइट। ये फर्स्ट सेल, ये सेकंड सेल, ये थर्ड सेल और ये फोर्थ सेल। ये रहा। तो अगर मान लेते हैं मैं एन की जगह 1 रखता हूं, ये मैं फाइंड कर रहा हूं हाइड्रोजन एटम के लिए। किसके लिए फाइंड कर रहा हूं? हाइड्रोजन के लिए, एटम के लिए। और हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक नंबर कितना होता है? जेड इक्वल टू 1। तो अगर यहां पे मैं जेड की जगह 1 रखता हूं और एन की जगह 1 रखता हूं, तो पहला रेडियस कितना निकल के आ जाएगा? आर नोट। दूसरा 2 रखता हूं, 2 2 जा 4, 4 आर नोट। तीसरा कितना आ जाएगा? 3 3 जा 9, 9 आर नोट। और चौथा कितना आ जाएगा? 4 4 जा 60, 60 आर नोट। ये रहा। कहने का मतलब, अगर जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से डिस्टेंस पे जाते हैं वैसे वैसे रेडियस की वैल्यू आर नोट, 4 आर नोट, 9 आर नोट, दैट इज कॉल्ड 16 आर नोट। इस वैल्यू धीरे धीरे क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है। और ये कंप्लीट डिफाइन जो करता है, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। कौन डिफाइन करता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्लियर है ये बात? तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आर दोस नंबर विच डिफाइन एक्चुअली में ऑर्बिट या सेल, इट रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल n, दैट it also tells about total number of electron in any orbit, that is represented by 2n², n की वैल्यू 1 2 3 4। it also tells about radius of nth orbit 0.529 n² by z। और ये आपके पास फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट का रेडियस होता है। ओके, क्लियर यहां तक? चलिए, वेरी गुड। आगे चलते हैं, इसको पैक कर लेते हैं। अगर सपोज कर लेते हैं नेक्स्ट अगर बात करें, तो जिस जिस में फॉर्मूले में स्मॉल n आता है सबके बारे में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिफाइन करता है। जैसे एक चीज और देखते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एक टॉपिक और बताता है, क्या बताता है? एनर्जी।
तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एनर्जी के बारे में बताता है। तो एनर्जी के बारे में क्या बताता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर? देखिए, ये डिफाइन करता है एनर्जी। एनर्जी, इट इज ऑल्सो टेल्स अबाउट एनर्जी। तो एनर्जी डिफाइन करता है एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट। nth ऑर्बिट की एनर्जी डिफाइन करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इस वाले फार्मूले में भी स्मॉल एन आता है। ये फार्मूला मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, दोबारा डिफाइन करते हैं। तो एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? देखिए, एनर्जी का डिफरेंट डिफरेंट यूनिट में फार्मूला होता है। जैसे En इक्वल टू एक होता है -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर ये होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, जेड एटॉमिक नंबर एंड नंबर ऑफ सेल। तो एक बात बताएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू कितना? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। राइट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻90 जूल। तो अगर 1.6 इंटू 10⁻90 जूल यहाँ रख दिया जाए या इससे मल्टीप्लाई कर दिया जाए और इसको अगर हम जूल में कन्वर्ट कर ले, तो यही फॉर्मूला इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा 2.18 इंटू 10⁻18 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर जूल पर एटम। ये रहा। अच्छा, इसको चाहे तो आप किलो जूल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और आप चाहो तो मोल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत छोटी सी वैल्यू आ जाती है आपके पास किलो जूल और मोल में। जब भी इसको कन्वर्ट करना हो तो ये देखिए, एक वर्ड याद करिए, 1312, 1312, 1312 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ये हो गया किलो जूल पर मोल। पर मोल है, पर मोल का मतलब यहाँ पे एवोगाड्रो नंबर यूज किया गया है, वो 6.023 इंटू 10⁻23 मोल एवोगाड्रो नंबर। मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू 6.023 इंटू 10⁻23 क्यों लिया गया है, और ऑल्सो इसको किलो जूल में कन्वर्ट किया गया है। और इस फार्मूले का, तो ये सब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालने के फार्मूला है -30.z इसका। इस फार्मूले भी एन है, इसका मैथमेटिकल प्रूफ मैं आपको करा चुका हूं कि ये फार्मूला कैसे आता है। ठीक है ना, आप मेरे पीछे लेक्चर में देख सकते हो। फिलहाल मैं ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसके बारे में बताता है, क्योंकि इस फार्मूले में क्या आ रहा है, एन आ रहा है। और इसका स्टैंडर्ड फार्मूला क्या होता है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का? -2 पाई स्क्वायर Ne4 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर एच स्क्वायर। दिस इज स्टैंडर्ड फार्मूला इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। यहीं से ये सारे फार्मूला डिफाइन किया गया है। तो इस तरह से आप इसको, क्योंकि इस फार्मूले में भी स्मॉल एन आ रहा है, तो इसके बारे में भी कौन बताता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वो सभी चीज के बारे में डिफाइन करता है जिसमें क्या आता है, इस स्मॉल एन आता है। स्मॉल एन इक्वल टू आपके पास सारा के सारा। और एन क्या है? यहाँ पे नंबर ऑफ सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। एन यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ सेल को, नंबर ऑफ सेल के बारे में। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसके अलावा देखिए, ऐसा नहीं है, ये वेलोसिटी भी बताता है। देखिए, इस पे आपको न्यूमेरिकल भी आ जाएगा। अच्छा, एक बात ध्यान रखें, एनर्जी में जेड और एन स्क्वायर में बात करें तो इन दोनों में रेशो भी आ सकता है। E1/E2 इज इक्वल टू Z1 का स्क्वायर डिवाइड बाई N1 का स्क्वायर। देखिए, Z1 का स्क्वायर बाई N1 का स्क्वायर डिवाइड N2 का स्क्वायर डिवाइड बाई Z2 का स्क्वायर। ये रहा। आप चाहो तो इसमें ये रिलेशन भी देख सकते हो, ये रिलेशंस भी आप इसमें फाइंड कर सकते हो अगर सपोज कर लो तो। चलिए येलो से दिखा देते हैं। ये दिखाया Z2 का स्क्वायर, तो आप रिलेशन भी फाइंड कर सकते हो। जैसे सपोज कर लेते ये हमारा न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। ये हमारा फर्स्ट सेल है, ये हमारा सेकेंड सेल है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये डॉट 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 इनफाइनाइट है। कोई बता सकता है कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के फॉर्मूले में नेगेटिव साइन क्यों है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेगेटिव साइन? जबकि एनर्जी तो नेगेटिव होती नहीं है। रीजंस क्या है? देखिए समझिए, ये फर्स्ट सेल है, अगर ये सेकेंड सेल है, मान लेते ये थर्ड सेल है, ये फोर्थ सेल है, ये फिफ्थ सेल है। तो इलेक्ट्रॉन अगर फर्स्ट सेल में है, तो इलेक्ट्रॉन अगर फर्स्ट सेल में है, तो फर्स्ट सेल में अगर इलेक्ट्रॉन है, तो फर्स्ट सेल इसका ग्राउंड स्टेट कहा जाता है। ग्राउंड स्टेट किसी का भी जो फर्स्ट सेल कहलाता है, n इक्वल टू 1, दिस इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट का मतलब लोएस्ट एनर्जी स्टेट, मिनिमम एनर्जी स्टेट। किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो ग्राउंड स्टेट होता है वो उसका लोएस्ट एनर्जी स्टेट होता है या मिनिमम एनर्जी स्टेट होता है। जो फर्स्ट स्टेट होता है वो हायर स्टेट होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट यानी कि फर्स्ट स्टेट क्या होता है? एक्साइटेड स्टेट होता है। ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है।
second SIT state is equal to second SIT state means क्या होगा n is equal to 3 और थर्ड SIT स्टेट मींस n is equal to 4 फोर्थ SIT स्टेट मतलब n मतलब 5 यानी कि हमेशा एक नंबर ज्यादा होता है फर्स्ट SIT स्टेट सेकेंड SIT स्टेट थर्ड SIT स्टेट फोर्थ SIT हमेशा एक नंबर क्या होता है उससे ज्यादा होता है राइट और जिस लोअर एनर्जी स्टेट को उसका ग्राउंड स्टेट कहा जाता है क्या बोला जाता है लोअर एनर्जी स्टेट इन n is equal to infinity स्टेट है दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग स्टेट है आप जानते हो लिमिटिंग स्टेट है तो अगर यहाँ पे हाइड्रोजन के लिए बात करें फिर से हम बात करते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन के लिए बात करें जिसका एटॉमिक नंबर 1 मान के चल रहे हैं तो यहाँ पे एनर्जी का फार्मूला यूज कर रहे हैं मान लेते हैं -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर जेड की जगह 1 रखा तो एन की जगह 1 रखेंगे तो ग्राउंड स्टेट की जो एनर्जी निकल के आएगी वो कितने निकल के आएगी -13.6 राइट ना और अगर मान लेते हैं एन की जगह हम 2 रखते हैं तो 2 2 जब 4 यानी कि 4 से इसको डिवाइड करते हैं तो सेकंड स्टेट की एनर्जी 3.4 आ जाएगी एन की जगह 3 रखते हैं 3 4 9 से डिवाइड करते हैं तो समथिंग 1.8 आ जाएगी इस तरह से तो एक बात तो निश्चित है -30.6 सबसे लोएस्ट एनर्जी है और लोएस्ट एनर्जी का मतलब जो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी होती है जिसे ग्राउंड स्टेट कहते हैं उसकी एनर्जी सबसे लोएस्ट होती है तो एक बात तो निश्चित है कि E1 एनर्जी इज लोएस्ट देन E2 एनर्जी इज लोएस्ट देन E3 एनर्जी डॉट 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 सबसे ज्यादा जो एनर्जी होती है वो कितना होता है E इन्फिनिटी होता है ये बात तो निश्चित है ओके तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन है वो ग्राउंड स्टेट में है -30.6 और वो ग्राउंड से हायर एनर्जी स्टेट में कब जाएगा जब उसको आप हीट करोगे या बाहर से एनर्जी दे हुए तो ग्राउंड से हायर में जाएगा लेकिन हायर से ग्राउंड में रिटर्न हो जाएगा एक्चुअली रूल ये होता है कि अगर कोई ग्राउंड से हायर में जाता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और हायर से जब ग्राउंड में आता है अपनी स्टेट में आता है लोअर एनर्जी तो एनर्जी रिलीज करता है जिसकी वजह से स्पेक्ट्रम बनती है दैट इज कॉल्ड एमिशन स्पेक्ट्रम एटॉमिक स्पेक्ट्रम आप जानते हो स्पेक्ट्रम का मतलब होता है रेनबो आपने देखा होगा कलर या लाइट का वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में और फ्रीक्वेंसी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में या फ्रीक्वेंसी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंजमेंट को स्पेक्ट्रम कहते हैं जैसे मैंने ये पहन रखा है एक ही कलर का है दैट इज कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम बहुत सारे लाइनें दिखाई देती है दैट इज कॉल्ड डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ का होता है लाइन स्पेक्ट्रम आप जानते हो इट इज एमिशन स्पेक्ट्रम तो ये इसका ग्राउंड स्टेट कहा जाता है फर्स्ट एसआईटी स्टेट के लिए n इक्वल टू 2 लेंगे और सेकंड एसआईटी स्टेट के लिए n इक्वल टू 3 लेंगे ये तो क्लियर है ना दैट इज कॉल्ड क्वांटम नंबर क्या कहलाता है इट इज कॉल्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर फर्स्ट एसआईटी के लिए n इक्वल टू 1 लेंगे फर्स्ट एसआईटी स्टेट के लिए n इक्वल टू 2 लेंगे यानी कि एसआईटी स्टेट का है तो जैसे ऐसे अच्छा अगर कोई आपसे पूछे कि एनर्जी डिफरेंस कितना है यानी कि E2 माइनस E1 कितना है तो E2 माइनस E1 के लिए -3.4 में से आपको 13.6 को माइनस करना पड़ेगा दैट आंसर 10.2 यानी कि फर्स्ट से सेकंड में जाने के लिए अगर किसी इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट से सेकंड में जाना है तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी उसको एक्स्ट्रा चाहिए इसी प्रकार से सेकंड थर्ड तो एक बात तो निश्चित है कि जो डिफरेंस आता है E2 माइनस E1 वो पहला वाला डिफरेंस E3 माइनस के E2 से ज्यादा है फिर E4 माइनस के E3 राइट ना ये धीरे धीरे ये चलता है लेकिन एनर्जी की यही वजह है कि आपने देखा होगा कि पहले और इसके बीच में मैंने गैप थोड़ा ज्यादा लिया है फिर धीरे धीरे ये गैप घटता चला जाता है धीरे धीरे ये गैप क्योंकि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का डिफरेंसेस जो होता है ना वो भी क्या करता रहता है डिफरेंसेस भी डिक्रीज करती रहती है लेकिन ग्राउंड स्टेट की एनर्जी जो होती है वो होती है -30.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फर्स्ट एसआईटी स्टेट की एनर्जी होती है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम एक एटम की बात कर रहा हूँ पर एटम इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम और इनफाइनाइट पे इसकी एनर्जी कितनी हो जाती है ई इन्फिनिटी अगर यहाँ पे एन की जगह इन्फिनिटी रखेंगे तो इनफाइनाइट पे एनर्जी इसकी 0 हो जाती है और आपको मालूम है इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है न्यूक्लियस पॉजिटिव है तो जब नेगेटिव पॉजिटिव के साइड में आता है तो एक फोर्स लगता है दिस इज कॉल्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसे कोलम्बिक फोर्स भी कहते हैं इस फोर्स की वजह से कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ता है उस वर्क में कुछ एनर्जी लॉस होता है इसलिए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के फॉर्मूला में नेगेटिव है ध्यान रखिएगा इनफाइनाइट पे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 0 है 0 से जब आप न्यूक्लियस के साइड में आओगे तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है न्यूक्लियस पॉजिटिव है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की तरह आपको एक वर्क करना पड़ेगा उस वर्क में आपकी एनर्जी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी और 0 से अगर एनर्जी और यूज हुई तो एनर्जी नेगेटिव हो गई इसलिए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या लिया जाता है नेगेटिव लिया जाता है राइट ना तो चूंकि इस फॉर्मूले में भी स्मॉल n आया
तो इट इज ऑल्सो डिफाइंड बाई प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, राइट। तो जिस मामले में भी एन यूज होता है, ऑल्सो डिफाइंड बाई प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या दोस्त नंबर भी डिफाइन एक्यू में क्या डिफाइन करता है, सेल या ऑर्बिट को। जो डिफाइन करता है सेल को या जो डिफाइन करता है ऑर्बिट को, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसे नोट कर लीजिए। ये सचवेदा सही है। फर्स्ट एसआईटी स्टेट मतलब n इक्वल टू 2 और सेकंड एसआईटी स्टेट मतलब n इक्वल टू 3। जैसे एक बार देखिए, एक छोटा सा क्वेश्चन देखिए। हाँ, जैसे मान लेते हैं ये एक छोटा सा क्वेश्चन आता, फाइंड फाइंड द एनर्जी ऑफ सेकंड सेकंड excited state of lithium 2 plus atom। जैसे ये क्वेश्चन होता है आपके पास, फाइंड द एनर्जी ऑफ सेकंड एसआईटी स्टेट ऑफ लिथियम 2 प्लस एटम। लिथियम 2 प्लस एटम के सेकंड एसआईटी स्टेट की एनर्जी निकालिए, राइट ना। सेकंड एसआईटी स्टेट ऑफ लिथियम 2 प्लस एटम। तो देखिए सेकंड एसआईटी स्टेट, तो लिथियम 2 प्लस एटम फॉर हाइड्रोजन एटम। इसके लिए हाइड्रोजन के लिए आपको फाइंड कर, चलिए हाइड्रोजन छोड़िए, किसी और के लिए लेते हैं। चलिए किसके लिए फाइंड करें, ओके एक काम करते हैं, यहाँ पे लिथियम 2 प्लस के लिए लेते हैं। चलिए कलर चेंज कर लेता हूं मैं, यहाँ पे ये कलर लेते हैं फॉर लिथियम 2 प्लस एटम। लिथियम 2 प्लस एटम के लिए यहाँ डिफाइन करते हैं, और एनर्जी किस पर निकालना है आपको, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। वैसे किसी में भी फाइन कर दीजिए, लेकिन यहाँ पे हम डिफाइन कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम के लिए। तो देखिए अगर यहाँ पे फाइंड द एनर्जी ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ सेकेंड एसआईटी स्टेट ऑफ लिथियम 2 प्लस। तो देखिए लिथियम 2 प्लस है, तो एक बात तो निश्चित है कि इसके लिए जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 होगी। लेकिन जो मैं आपको बता रहा था वो ये बता रहा था कि सेकेंड एसआईटी स्टेट, तो सेकेंड एसआईटी स्टेट मैं आपको बता रहा था, इसका मतलब एन की वैल्यू आपको 2 प्लस 1 एक हमेशा ज्यादा करके लेना है, दैट इज कॉल्ड 3। अब तो क्वेश्चन बहुत इजी है, आपको मालूम है एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस के 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में। तो माइनस के 13.6 जेड स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, दैट इज कॉल्ड एन स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी आ जाएगी, माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम की एनर्जी। तो एसआईटी स्टेट जब भी कहे ना सेकेंड एसआईटी स्टेट, तो एन की जगह 3 लेना है। थर्ड एसआईटी स्टेट यानी कि एन की जगह 4 लेना है। फोर्थ एसआईटी स्टेट यानी कि एन की जगह 5 लेना है। ये बात ध्यान रखना, ये छोटी सी टर्म्स है जो आपको यूज करना है। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 एक और डिस्कस करते हैं। फाइंड द फाइंड द एनर्जी डिफरेंस एनर्जी डिफरेंस फाइंड द एनर्जी डिफरेंस वेवलेंथ वेवलेंथ भी फाइंड कर लेते हैं। when electron of हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन कहां से जंप करता है, जंप फिफ्थ टू सेकेंड ऑर्बिट या, और इसको ये भी कह सकते हो बामर गामा लाइन। फाइंड द एनर्जी डिफरेंस या वेवलेंथ when electron of hydrogen atom jump fifth to second orbit। find the energy difference, ये आपको निकालना है जूल पर एटम में, ध्यान रखना, इसे फाइंड इन जूल पर एटम। फाइंड द एनर्जी डिफरेंस, वेवलेंथ फाइंड करना है when electron of hydrogen atom jump fifth to second orbit और बामर गामा लाइन, और ऑल्सो फाइंड करना है, ऑल्सो फाइंड ओनली बामर लाइन, केवल बामर लाइन फाइंड करना है। चलिए टोटल स्पेक्ट्रल लाइन भी फाइंड करके दिखाइए, टोटल स्पेक्ट्रल लाइन भी फाइंड करना है, स्पेक्ट्रल लाइन। ये सारे क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन का आंसर देना है। ओके, यानी कि आप
चाहो तो फ्रीक्वेंसी भी फाइंड कर सकते हो, कुछ भी फाइंड कर सकते हो, ये सारे टर्म्स आते हैं। ओके, तो देखिए फाइंड द एनर्जी डिफरेंस इलेक्ट्रॉन जंप फिफ्थ टू सेकेंड ऑर्बिट जूल पर एटम में कैलकुलेट करना है। तो एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है, देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2.18 इंटू 10 की पावर 18 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर जूल पर एटम में। ये तो फॉर्मूला होता है, जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर जूल पर एटम में। क्लियर है? तो आपको क्या करना है, फिफ्थ सेकेंड ऑर्बिट, तो एक बार एन की जगह आप फिफ्थ रखिए, यानी कि एनर्जी डिफरेंस एक बार अब एन की जगह फिफ्थ रखिए और E5 निकाल लीजिए, और एक बार एन की जगह 2 रखिए, E2 निकाल लीजिए। दोनों का जो डिफरेंसेस होगा वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, राइट ना? दोनों का जो डिफरेंसेस होगा, एक बार E5 निकाल लीजिए, एक बार आप E2 निकाल लीजिए, दोनों का जो डिफरेंसेस होगा वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्लियर है ना? एक बार E5 निकाल लीजिए, एक बार E2 निकाल लीजिए, दोनों का जो डिफरेंसेस होगा वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। फर्स्ट तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि आपके पास देखिए, ये दूसरा तरीका ये है कि आप एक फॉर्मूला कैलकुलेट करिए। देखिए मैं E5 माइनस E2 कर रहा हूं, तो एक यहाँ पे मैं एक शॉर्ट तरीका फंडा यूज कर सकता हूँ। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे ना, तो एनर्जी डिफरेंस पूछे, तो एक काम करिए, जो वैल्यू हो करे ना, जो भी वैल्यू हो करे, 2.1 इंटू 10 की पावर 18, इसे कॉमन ले लीजिए। 2.8 इंटू 10 की पावर 18 कॉमन ले लीजिए, जेड स्क्वायर साथ में कॉमन आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला ऐसे बन जाएगा, 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ये रहा, दिस इज ए फॉर्मूला। 2.1 इंटू 10 की पावर 18, जब भी डिफरेंस निकाले तो 2.1 इंटू 10 की पावर 18 कॉमन ले लीजिए, जेड स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। बिल्कुल रीडबर्ग फॉर्मूला जैसा है। कैसा है? रीडबर्ग फॉर्मूला। 2.18 इंटू 10 की पावर 18 जेड स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। और यहां से आप n1 और n2 रख सकते हैं। फिफ्थ से सेकंड में आया तो n2 की वैल्यू 5 है और n1 की वैल्यू कितनी है, 2 है। यहाँ पे पुटअप कर दीजिए, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फाइंड हो जाएगा। और अगर एनर्जी फाइंड हो गया तो डेल्टा ई इक्वल टू क्या होता है, एस सी बाई लैम्डा। आप जानते हो, वहां से वेवलेंथ भी फाइंड कर सकते हो। सिंपली है। अगर एनर्जी फाइंड हो गया तो डेल्टा ई इक्वल टू क्या होता है, एस सी बाई लैम्डा। तो डेल्टा ई इक्वल टू होता है एस सी बाई लैम्डा। यहां से आप क्या फाइंड कर सकते हो, लैम्डा भी कैलकुलेट कर सकते हो। कोई बड़ी बात थोड़ी है। डेल्टा ई बराबर एस सी बाई लैम्डा, यहाँ से यूज कर सकते हो। डेल्टा ई बराबर एस सी बाई लैम्डा, और यहाँ से क्या निकाल सकते हो, लैम्डा निकाल सकते हो। इस तरह से क्वेश्चन और सोल्व आउट हो जाता है। ऑल्सो बामर लाइन और टोटल स्पेक्ट्रल लाइन, इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। बामर लाइन कैसे निकालते हैं, टोटल स्पेक्ट्रल लाइन कैसे फाइंड करते हैं। बामर लाइन कितना हो जाएगा, फिफ्थ 2 आ रहा है, फिफ्थ में से केवल 2 माइनस कर दो, फिफ्थ में से 2, 5 में से 2 गया, कितना बचेगा, 3, 3 बामर लाइन, राइट ना? और टोटल स्पेक्ट्रल लाइन में समीशन में 3, समीशन में 3 का मतलब 3 + 2 + 1, दैट आंसर इज 6। यही तो होता है, क्वेश्चन सॉल्व आउट हो गया। ओके, तो एनर्जी डिफरेंस जब भी आपको निकालना हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना हो, चाहे वो जूल में निकालना हो, किलो जूल में, बस वो वैल्यू को कॉमन ले लो, 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर रख दो, क्वेश्चन पुट अप कर दो। काफी क्वेश्चन एनसीईआरटी में, बुकों में, या आपके पास आईआईटी में, मेडिकल में आपको इस फॉर्मूले पे मिलेगा, राइट ना? चलिए इसे नोट कर लीजिएगा। ओके, इसे नोट कर लीजिएगा। फिर से देखिए, मैंने आपको क्या कहा था, जब भी आपको एनर्जी डिफरेंसेस निकालना हो तो 2.18 इंटू 10 की पावर 18 जेड स्क्वायर एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग। यहाँ था हाइड्रोजन था तो जेड की वैल्यू 1 होगा, 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा। आपको याद होगा, आप सबको एक बात याद होगा, रीडबर्ग फार्मूला। रीडबर्ग फार्मूला याद होगा, रीडबर्ग फार्मूला। रीडबर्ग फार्मूला क्या होता था, रीडबर्ग फार्मूला होता था 1/λ इक्वल टू आर एच 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ये हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन अदर एटम के लिए फाइंड करना हो तो बस इस फार्मूले में क्या आ जाता था, इसको वेव नंबर भी कह सकते थे। ये रहा, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड वेव नंबर। इसी फार्मूले में आर इंटू जेड स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर आ जाता था। क्लियर है ना? ये भी कैसे फाइंड करते थे, ये भी फाइंड बिल्कुल सेम ऐसे से करते थे, इसी तरह से। जैसे मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी का डिफरेंस, मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन का En2 से हम फाइंड कर रहे हैं En1। चलिए कौन से टर्म्स में आपको फाइंड करके दिखाऊं, 30.6 में। चलिए ठीक है, 30.6 में तो डेल्टा ई फाइंड करते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर रख देते हैं 13.6 जेड स्क्वायर डिवाइड बाई N2 का स्क्वायर
और यहाँ रख देते हैं माइनस माइनस 13.6 जेड स्क्वायर डिवाइड बाई N1 का स्क्वायर। ये रहा, ये कैलकुलेट हो गया। ओके, माइनस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो डेल्टा ई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, अगर मैं डायरेक्ट कॉमन ले लूं, चलिए एक स्टेप और दिखा देता हूँ, 30.6 जेड स्क्वायर बाई N2 का स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस हो गया 13.6 जेड स्क्वायर बाई N1 का स्क्वायर। अब मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, 13.6 को कॉमन ले सकता हूँ। तो अगर 13.6 को मैंने कॉमन ले लिया तो डेल्टा ई कितना आ जाएगा, डेल्टा ई आ जाएगा 13.6 को मैंने कॉमन ले लिया है, जेड स्क्वायर को भी कॉमन ले लिया है, तो N1 प्लस में है N2 माइनस में है, तो प्लस वाले को मैं पहले ले लेता हूँ और माइनस वाले को मैं बाद में ले लेता हूँ, और इस तरह से मेरा फार्मूला आ गया। ठीक है ना। तो वही मैंने आपको कहा है कि जब भी एनर्जी डिफरेंस निकालना हो तो ये वाला जो टर्म्स है ये कॉमन ले लीजिए। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी ले सकते हो, जूल में भी ले सकते हो, किलो जूल में भी ले सकते हो, और 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। और डेल्टा ई की जगह क्या लिख सकते हैं, डेल्टा ई की जगह